आज हम बात करेंगे गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी यूएस और यूरोप में डिमांड घटने का कितना असर है। साथ ही चर्चा करेंगे महंगाई का कितना असर पड़ रहा है, रॉ मटेरियल्स के क्या कुछ चिंताएं कंपनी को लेकर हो रही हैं और विस्तार को लेकर क्या योजनाएं हैं। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए मैनेजमेंट को हम साथ में जोड़ लेते हैं और आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट के मैनेजमेंट, उनको साथ में जोड़ लेते हैं। शिवराम कृष्णन गणपति, एमडी गोकुलदास एक्सपोर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवराम जी, बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है टी9 स्वदेश पर। सर, आपसे पहले ये समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए दुनिया भर में कहीं ना कहीं हर तरफ महंगाई की चिंता तो हर तरफ है, क्या भारत, क्या अमेरिका, क्या यूरोप। आप ये बताइए कि कारोबार पर उसका किस तरह से असर पड़ रहा है। क्या आपको भी ये सामना करना पड़ रहा है कि आपके जो क्लाइंट्स हैं आपके ऊपर थोड़ा प्राइसिंग को लेकर थोड़ा प्रेशर बना रहे हैं? तो देखिए, हम सारे दुनिया के जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। और अगर वेस्टर्न कंट्रीज में मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन अगर हेडविंड्स में बदलता है तो वो हमें इम्पैक्ट करता ही है। एट दिस मोमेंट मैं जैसे देख रहा हूँ कि रिटेल डिमांड इस साल उतना ज्यादा गिरा नहीं है। इनफैक्ट इट हैज ग्रोन स्लाइटली, बट मेजॉरिटी ऑफ द लार्ज ब्रांड्स जिनको हम सप्लाई करते हैं उनके पास काफी हद तक इन्वेंट्री है, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने इतना ज्यादा खरीदारी किया उन्होंने कि वो एक्सेस इन्वेंट्री पे बैठे हैं। वो सारा लिक्विडेट नहीं किए हैं वो लोग अभी तक। इसके कारण उनका जो डिमांड है, उनके तरफ से जो डिमांड है या बाइंग है, वो थोड़ा कम हुआ है। इनफैक्ट काफी कम हुआ है। इफ यू लुक एट अप्रैल में, US markets have bought about almost imports have come down by 26%. Europe में भी purchasing has come down. तो इसमें दो चीजें, एक तो हाई इन्वेंट्री का एक इम्पैक्ट है और दूसरा देयर ओन व्यू ऑफ द फ्यूचर मार्केट। अगर वो समझते हैं कि उतना ज्यादा डिमांड पुल नहीं रहेगा इन कंज्यूमर से तो वो कम खरीदेंगे। लेकिन ये मेरे को लगता है कि ये अभी शॉर्ट टर्म है। by the third quarter of this year, that is October, November, December, थोड़ा बहुत सिचुएशन कैन टर्न, बिकॉज तब तक हम 2024 का स्प्रिंग प्रोडक्शन शुरू करेंगे और बाय देन द डिमांड शुड बी बेटर। एंड मैं जैसे एडवांस ऑर्डर्स देख रहा हूँ उससे आई एम ड्रॉइंग एनकरेजिंग साइंस कि डिमांड काफी हद तक इम्प्रूव कर रहा है और कस्टमर्स आ रहे हैं खरीदने के लिए। एंड दिस इज अ ट्रेंड फ्रॉम यूएस एंड यूरोपियन मार्केट्स एज वेल। सो देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक, इट वी विल स्टार्ट सीइंग इंप्रूवमेंट इन द सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ठीक है सर। तो यानी हम मान के चलें कि जो दूसरी छमाही होने वाली है, यानी कि जो अभी जुलाई अगस्त के बाद से दिसंबर तक माहौल ठीक है, ये मान के चले हम? से अक्टूबर से इंप्रूव होगा सिचुएशन। दैट इज व्हाट आई एम सीइंग। अगस्त सितंबर तक थोड़ा सा वैसे ही वीक रहेगा मार्केट कंडीशंस, बट थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स मेरे हिसाब से थोड़ा डिमांड पुल विल स्टार्ट वेरी स्ट्रांग, विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। और धीरे धीरे फोर्थ क्वार्टर में भी वो डिमांड पुल रहेगा मेरे हिसाब से। सर, ये बताइए कि मार्जिन की क्या स्थिति है, क्योंकि हमने देखा था कि कॉटन की जो कीमतें हैं वो भी नीचे आई हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको रिलीफ मिली होगी। तो क्या मार्जिन आपके इंप्रूव हो रहे हैं या फिर चूंकि प्राइसिंग वाला कहीं ना कहीं प्रेशर है उसमें वो ऑफसेट हो जा रहा है वो? राइट। सो देखिए, मार्जिन पे कई सारे वेरिएबल्स का इम्पैक्ट होता है। जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस आपने कहा, लॉजिस्टिक्स प्राइसेस, एक्सचेंज रेट। अगर रुपी का वैल्यू घटता है तो हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर्स कम होता है। तो ऑल दिस इज विल हेल्प इम्प्रूव द मार्जिन। बट डिमांड सप्लाई सिचुएशन अब ऐसा है कि ये बायर्स मार्केट है। कई सारे ग्लोबल प्लेयर्स भी अंडर यूटिलाइज्ड है कैपेसिटी, फ्रॉम अ कैपेसिटी स्टैंड पॉइंट। तो देयर विल बी अ मार्जिन प्रेशर फ्रॉम अ बायर। सो नेट नेट हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल हम मार्जिन्स को होल्ड कर पाएंगे और हम पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि मार्जिन्स को हम होल्ड करें एट द करंट लेवल्स। एंड आई थिंक वी विल बी एबल टू डू इट। ठीक है सर, एक और बहुत अहम चीज़ हो रही है। अगर हम ट्रेड रिलेशंस की बात करें दो देशों के बीच में, तो यूके और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत जारी है। आप इसको कैसे देख रही हैं और क्या वहां से आपके लिए कुछ बेहतर अवसर, बेहतर मौके आपको नजर आ रहे हैं?
देखिए, ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अगर हो जाता है तो इंडियन अपैरल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा शॉट इन द आर्म या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि इसके साथ अगला ईयू के साथ भी एक नेगोशिएशन चल रहा है एंड इट विल गेट अ इंक्रीमेंटल मोमेंटम फॉर दैट एज वेल। यूके एक बहुत बड़ा मार्केट है। इनफैक्ट यूके इंपोर्ट्स करीब-करीब 5 बिलियन फ्रॉम चाइना एंड 4 बिलियन फ्रॉम बांग्लादेश। तो अगर इन कंट्रियों के साथ इफ आई लुक एट कंपटीशन, बांग्लादेश जो अभी ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूके मार्केट एंजॉय करती है, वो हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा विद बांग्लादेश। उसके चलते हम थोड़ा सा बिजनेस वहां से ले सकते हैं एंड विथ रिस्पेक्ट टू चाइना हम करीब 12% चीपर हो जाएंगे। तो नेट नेट मैं तो ये समझता हूं कि अगर एफटीए हो जाता है तो at a minimum, there is an upside for the industry of 1 billion. It may even go up, which is a good opportunity for India from a growth perspective. More and more UK-based customers will start sourcing from India. अगर ऐसे ही अगर कनाडा और ईयू के साथ भी अगर एफटीए हो जाता है तो अपॉर्चुनिटी विल बी वेरी वेरी लार्ज फॉर द कंट्री। ठीक है, तो एफटीए अगर ये फाइनल हो गया तो बहुत बड़ा मौका बनेगा अपैरल इंडस्ट्री के लिए। कपड़ों का जो बाजार है उसमें मौके बन जाएंगे सर। लेकिन ये बताइए कि क्या आप इन मौकों का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं, वेल प्रिपेयर्ड हैं आप? आपके जो कैपेसिटी एक्सपेंशन की योजनाएं जो हैं वो कितनी सही ट्रैक पर चल रही हैं? और जरा बांग्लादेश वाले जो आपके फैसिलिटी उसके बारे में भी थोड़ा राय दीजिएगा, बताइए क्या चल रहा वहां पे। तो हम बिल्कुल तैयार हैं फॉर टू कैपिटलाइज ऑन एनी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स आवर वे। और हम कैपेसिटी एक्सपेंशन भी हमने कोई रोक नहीं डाला है एक्सेप्ट फॉर द वन इन बांग्लादेश। हम मध्य प्रदेश में एक यूनिट कमीशन किए, जून में उसका ऑपरेशन शुरू हो गया। एक और यूनिट का हम प्लान कर रहे हैं वहां पर। साइमल्टेनियसली हमारा फैब्रिक मिल भी तमिलनाडु में आ रहा है, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। सो बांग्लादेश वाला यूनिट जो आपने जो स्पेसिफिकली पूछा, उसको हम टेम्परेरीली होल्ड में रखे हैं टिल द मार्केट कंडीशंस इंप्रूव, बिकॉज हम भी कैपेसिटी एक्सपेंशन जुडिशियसली करते हैं। तो इंडिया में हमने काफी हद तक हमने अलाउ किया कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड उसको हम रोक नहीं डाल रहे हैं। लेकिन वाई गो इन टू अ न्यू कंट्री टिल आई एम श्योर ऑफ द मार्केट कंडीशंस, तो उसको टेम्परली हमने होल्ड किया है। और हम सेकेंड हाफ में उसको रिव्यू करेंगे कि उसको लेके हम क्या करेंगे, कब कब उसका एक्सपेंशन या उस फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। तो दैट इज वेयर वी आर एट द मोमेंट। हम अगर एक्सपेंशन के अपॉर्चुनिटीज देखेंगे तो उसके लिए वी आर वेरी वेल पोजिशन विद कैपेसिटीज। श्री रामकृष्ण जी, एक ना आखिरी सवाल, आप ये बताइए कि अगर हम भारत की अगर बात करें तो क्या यहाँ पर भी आपकी जो टोटल जो रेवेन्यू है उसमें भारत का हिस्सा कितना है, उसमें विदेशों का कितना है, और इसके अलावा किस तरह की योजनाएं हैं? क्या यहाँ के जो लोग हैं उनको थोड़े कपड़े सस्ते हाल फिलहाल मिलते दिखाई देंगे क्या? देखिए, हम प्योर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी हैं। तो हमारे जितने प्रोडक्शन है हम एक्सपोर्ट के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं। तो इंडियन मार्केट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग। एंड अगर आप देखेंगे तो इंडियन अपैरल इंडस्ट्री इटसेल्फ, अपैरल इंडस्ट्री फोकस्ड ऑन इंडिया इज ऑलमोस्ट लाइक 90 बिलियन। ग्लोबल एक्सपोर्ट्स हम जो कर रहे हैं 16 बिलियन है। हालांकि ग्लोबल एक्सपोर्ट ट्रेड इज ऑलमोस्ट 500 बिलियन। तो एक्सपोर्ट ट्रेड में हमारा शेयर बहुत कम है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट हम फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि कई सारे और प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक मार्केट में फोकस करते हैं। एज फार एज इंटरनेशनल इज कंसर्न, मुझे लगता है कि इंडिया काफी अंडरवेट है in terms of our share in the global market, and there is a huge potential for India to increase its weightage in the global export market. तो वो एक अच्छा सा एक ग्रोथ के लिए एक फाउंडेशन बन जाएगा फ्यूचर में। भारत में क्या दिक्कत है? प्राइसिंग वाली दिक्कत है, कंज्यूमर उतने पैसे नहीं खर्च करना चाह रहा है, या फिर हाँ जी। कंपटीशन वाला प्रॉब्लम है? नहीं तो देखिए, हमारे फैक्ट्रीज जो है उस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए बना हुआ है। तो टू मैन्युफैक्चर इट फॉर इंडियन मार्केट्स, हमें उस लेवल ऑफ प्राइसिंग नहीं मिलता है। तो देन इट बिकम्स अ प्रॉफिटेबिलिटी इश्यू। दैट्स व्हाई इंडियन मार्केट के लिए जो केटर करने वाले फैक्ट्रीज है वो अलग है, उसमें इस हद तक इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती है। तो वो अलग मार्केट है और उसका जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। ठीक है, बढ़िया सर।
यानी कि आपके बनाए कपड़े अगर पहनने होंगे तो हमें विदेशों में जाके खरीदने होंगे, फिर वहाँ से यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। खैर, आपको बहुत शुभकामनाएँ आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद। सर। ठीक है। तो गोकुलदास एक्सपोर्ट का मैनेजमेंट, थोड़ी-सी चिंताएँ ज़रूर हैं, लेकिन कहीं न कहीं आगे अवसर कंपनी को दिख रहे हैं। और आज शेयर में देखिए 6% के आसपास का शानदार उछाल आज के सत्र में ₹554 के आसपास का भाव है। एक बार गोकुलदास एक्सपोर्ट पर एक व्यू ले लेते हैं। गौरांग सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गोकुलदास एक्सपोर्ट पर ज़रा व्यू दीजिए। हमने तो कंपनी से ये भी पूछा कि भाई आप भारत के लिए क्यों नहीं बना रहे हैं? तो कह रहे हैं कि यहाँ थोड़ा प्राइसिंग वाला दिक्कत है। आपने सुना भी होगा। लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट, उनको उम्मीद है कि बेहतर चल रहा, बेहतर चलेगा। एक्सपेंशन के प्लान्स भी उनके अपने इंटैक्ट हैं। शेयर आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया है शेयर, ये खरीद लें इसको? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो सेक्टर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, मार्केट बहुत बड़ा है। जिस तरीके से मैनेजमेंट अभी आपसे वार्तालाप कर रही थी और कारोबार को लेकर के जो थी, लेकिन कवरेज नहीं, इसके लिए हम विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे कि क्या इसमें खरीदारी करें, बेचें या फिर बने रहें। ये एक रेगुलेशन बना था, उसके तहत हम सीधे सीधे टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस कंपनी की तुलना करने के लिए ज्यादा कंपनियां हैं नहीं, और जिस प्रकार से ये कंपनी कारोबार करती है, भविष्य काफी अच्छा लगता है। और उसी सुरक्षित भविष्य को लेकर के मेरे ख्याल